द टॉपिक इज शिफ्टिंग ऑफ निधि बिजनेस इनटू सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी। मतलब निधि कंपनी हमारे पास है, निधि कंपनी हमारे पास है और उसको हमने शिफ्ट करना किसके अंदर, सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी के अंदर। ये नौबत क्यों आई, इस स्टोरी के ऊपर पहले चर्चा करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि भाई हमें ये करना पड़ रहा है कि निधि को हम सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, ऐसा क्यों है? निधि को माइक्रो फाइनेंस में शिफ्ट करने की हम क्यों सोच रहे हैं, निधि को हम सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस में शिफ्ट करने की क्यों सोच रहे हैं, ये एक मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आज की डेट में। क्यों? देखो, जब भी कोई पर्सन निधि बनाता है ना, जब भी कोई पर्सन क्या बनाता है, निधि कंपनी को रजिस्टर्ड करता है। मतलब निधि कंपनी किसी पर्सन ने रजिस्टर्ड कर लिया। अब निधि कंपनी रजिस्टर्ड करने के बाद उस पर्सन को, एक रूल था पहले, अब रूल चेंज हो गया है, पहले वाला रूल बताता हूँ क्या है, कि जैसे ही आपकी निधि कंपनी रजिस्टर्ड हुई तो आपको 1 साल के अंदर अंदर 200 मेंबर उस कंपनी के अंदर पूरे करने चाहिए थे। क्या करने चाहिए थे? 200 मेंबर 1 साल के अंदर पूरे करने चाहिए थे। और 10 लाख का पेड अप कैपिटल भी आपको पूरा करना चाहिए था। इसको मैं नेट ऑन फंड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? नेट ऑन फंड, NOF लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, नेट ऑन फंड बोलते हैं पूरा। और क्या था कि तीसरी कंडीशन ये थी कि भाई 10% जो है टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का, 10% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का, ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का एक टर्म डिपॉजिट में अलग से डिपॉजिट होना चाहिए था। ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स का क्या होना चाहिए था? मतलब टोटल 10% आपको एक क्या करना था कि एक अलग से टर्म डिपॉजिट कराना था, अलग से टर्म डिपॉजिट इसका कराना था। किसका? टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट का। ये तीसरी कंडीशन थी। और चौथी कंडीशन थी कि आप जो आपका नेट ऑन फंड है ना, उससे ज़्यादा आप 20 टाइम्स तक आप डिपॉजिट नहीं ले सकते थे। 20 टाइम्स से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं ले सकते थे। मतलब 1:20 की रेशो मेंटेन आपको करनी थी। 1:20 की रेशो आपको मेंटेन करनी थी। क्लियर हुई बात? जैसे अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपके पास जो पेड अप कैपिटल, आपका नेट ऑन फंड अगर 10 लाख रुपए है तो आप 2 करोड़ रुपए तक का ही डिपॉजिट कंपनी में कर सकते थे, मतलब 20 टाइम। क्लियर हुई बात? तो 1:20 की रेशियो आपको मेंटेन करनी थी। इससे ज़्यादा का आपको डिपॉजिट नहीं लेना था मार्केट से। निधि कंपनी डिपॉजिट ले सकती है, आप सबको ये बातें पता है। तो ये कंडीशन फॉलो होने के बाद, पूरी होने के बाद बेसिकली आपको एक फॉर्म भी फाइल करना होता था। वो उसका नाम था NDH4। क्या? NDH4 का मतलब क्या था कि ये फॉर्म आप फाइल करोगे तो आपकी कंपनी को हम डिक्लेयर कर देंगे। गवर्नमेंट कहती थी हम आपकी कंपनी को डिक्लेयर कर देंगे कि ये कंपनी निधि कंपनी है। डिक्लेरेशन ऑफ निधि इसको बोलते थे। क्या बोलते थे? डिक्लेरेशन ऑफ निधि, है ना। मतलब निधि का स्टेटस वो डिक्लेयर कर देते थे कि ये कंपनी निधि कंपनी है, अगर आप ये सारी कंडीशंस को प्रॉपरली टाइमली फॉलो कर रहे थे तो। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको फाइल करना चाहिए था, करना ही करना था। कितने दिन में होता है सर? ये आपको जैसे ही आपका मतलब कंपनी रजिस्टर्ड हुआ उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 1 साल के अंदर अंदर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो फाइल करना था फॉर्म हमने, वो विदिन 60 डेज फाइल करना था, है ना। कौन से 60 डेज? जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता था, जो हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर था। ठीक है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 60 दिन के अंदर अंदर हमें फॉर्म फाइल करना था। बात क्लियर हुई, है ना। तो मतलब 1 साल के बाद तो ये चीज़ें अपने को मेंटेन करनी थी। तो NDH4 अब बहुत सारी कंपनियों ने, अब NDH4 की जो बात है, NDH4 की अगर हम बात करते हैं तो NDH4 जो फॉर्म है वो बहुत सारी कंपनियों ने या तो फाइल किया या फिर फाइल नहीं किया, है ना। अगर फाइल किया तो उसमें 2 बातें थी, या तो ये फॉर्म अप्रूव्ड हो गया या ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया, या तो ये फॉर्म अप्रूव्ड हो गया या फिर ये फॉर्म रिजेक्टेड हो गया। ठीक है, और जिसने फाइल ही नहीं किया तो उसका मतलब उसने रूल्स को कंप्लाई नहीं किया, रूल्स को कंप्लाई नहीं किया। मतलब जब फेल ही हो गया सारी चीज़ों में तो उसने रूल को कंप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पे अगर अप्रूव्ड होता तो सारी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि सारी चीज़ें सही सही चलती रहती। लेकिन फॉर्म अप्रूव्ड ही नहीं हुआ मोस्टली केसेस में। मोस्टली क्या 99, शायद मेरे हिसाब से 99.99% ही ऐसा होगा, 100% तो मैं नहीं बोलूँगा। तो 99.99% में ये रिजेक्ट हुआ है। क्या हुआ है? रिजेक्ट हुआ है। और जिसका जो फाइल हुआ ही नहीं है वो तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया, है ना। तो उसने तो कंडीशन को ही कंप्लाई नहीं किया। तो इस सिचुएशन में मतलब जब NDH4 रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट होने का इफेक्ट कहाँ पड़ा? इफेक्ट पड़ा कि कंपनी ना तो डिपॉजिट ले सकती है ना, और ना ही लोन दे सकती है। ना तो डिपॉजिट ले सकती है और ना ही कौन सी कंपनी? निधि कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल अभी, है ना। ना तो कंपनी डिपॉजिट ले सकती है और ना ही कंपनी लोन दे सकती है। विड्रॉ कर सकती है जो अमाउंट है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। तो कंपनी ना तो डिपॉजिट ले सकती है ना लोन दे सकती है। जो डिपॉजिट आया हुआ है उसका क्या करना है?
वो तो वापस अब लोन जो डिपॉजिट आया होगा ना, वो तो हमने लोन की फॉर्म में लोगों को बांट दिया होगा। अब लोन से रीपे करके इकट्ठा करके वापस उन पर्सन्स को देना, उन मेंबर्स को देना जिनसे डिपॉजिट आया है। मतलब सबको पे बैक करना है, अब सबको पे बैक करना है। क्लियर? उसमें मतलब नया डिपॉजिट नहीं लेना है, नया लोन नहीं देना है। जो भी डिपॉजिट आया हुआ है, जो भी लोन आ रहा है, उसको आप डिपॉजिट वाले लोगों को उनको हैंड ओवर करते रहना है, उसका पेमेंट आप करते रहना। मतलब जो भी मैच्योरिटी हो रही है उस मैच्योरिटीज़ पे फटाफट पेमेंट आपको करना है। नया डिपॉजिट मार्केट से नहीं लेना है, और नया डिपॉजिट नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक नया लोन भी नहीं जाएगा। क्लियर हुई बातें सारी? तो ये सारा खेल इसके अंदर हो गया। अब समस्या ये आ गई, अब नया रूल आया तो ये कंडीशन पहले 1 साल में थी और बढ़ा करके इसको क्या कर दिया, आपको 120 डेज में मेंटेन करना कर दिया कि भाई 120 डेज के अंदर आपको ये जो NDH 4 फॉर्म है वो फाइल करना ज़रूरी है। मतलब अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर्ड करते हो तो आपको अब क्या कर दिया गया, कोई भी अगर आप निधि कंपनी रजिस्टर्ड करते हो तो बेसिकली आपको 4 महीने के अंदर मतलब 120 डेज में 20 लाख का तो कैपिटल मेंटेन करना है, 20 लाख का कैपिटल मेंटेन करना है। और दूसरी कंडीशन ये कर दी कि 200 मेंबर पूरे करने हैं। 20 लाख का कर दिया। यस, मतलब कंपनी को रजिस्टर्ड करोगे 10 लाख से कम, ठीक है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको 4 महीने के अंदर मतलब मोटा से उसमें 120 डेज लिखा हुआ है, तो 120 दिन के अंदर आपको क्या करना है, वो NDH 4 फॉर्म फाइल करना है। और आप तब तक, जब तक आपका NDH 4 का अप्रूवल नहीं आता है, आप बिजनेस भी शुरू नहीं कर सकते। NDH 4 का जब तक अप्रूवल नहीं आता है तो आप बिजनेस भी शुरू नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये नए रूल में उन्होंने कर दिया। वेट करेगा वो, मतलब अब कहने का मोटिव ये हो गया गवर्नमेंट का कि आप शुरू में 20 लाख से काम शुरू करो, हाँ, indirectly। ना 10 लाख, और इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि 20 लाख से आप काम शुरू करो, ठीक है। 20 लाख का कैपिटल और 200 मेंबर की डिटेल। और फिर भी सिचुएशन ये है कि NDH 4 का अप्रूवल तभी भी गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तभी भी NDH 4 का अप्रूवल गवर्नमेंट नहीं दे रही है। मैंने बताया कि NDH 4 का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो NDH 4 का मतलब ये होता है कि आप ना तो कैपिटल में इंक्रीमेंट कर सकते हो, ना तो कैपिटल में इंक्रीमेंट कर सकते हो। कैपिटल इंक्रीमेंट किस फॉर्म में होता है, SS 7 में। किसमें? SS 7 में। और कैपिटल इंक्रीमेंट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी निधि कंपनी में पर्सन मेंबर बनेगा उसको हम क्या देंगे, शेयर देंगे। क्या देंगे? शेयर देंगे। भाई शेयर दे रहे हैं किसी में, तो वो इसका मतलब अगर हम 100 रुपये का भी शेयर दे रहे हैं किसी पर्सन को, तो वो 100 रुपये हमें देगा, तो 100 रुपये कैपिटल की फॉर्म में हमारे पास आए। और कैपिटल बढ़नी चाहिए कंपनी की, तो कैपिटल उसमें नहीं बढ़ती थी, तो SS 7 आप अलाउड नहीं हो मतलब फाइल करने के लिए। और एक फॉर्म होता है पास 3 करके, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, पास 3 है ना। जो भी हमने मतलब हम मेंबर्स को शेयर अलोकेट नहीं कर सकते। तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, टिपिकली नहीं करना है। सिर्फ इतना समझो कि ये जो कंपनी थी NDH 4 रिजेक्ट होने के बाद डिपॉजिट और लोन नहीं ले सकती थी, डिपॉजिट और लोन नहीं ले सकती, डिपॉजिट ना तो ले सकती ना लोन दे सकती थी। अब जब ये समस्या खड़ी हो गई कि ना तो लोन ले सकती है, दे सकती है, और ना डिपॉजिट ले सकती है, तो फिर अब कंपनी करे तो क्या करे। अब कंपनी के पास एक ही ऑप्शन था कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ मतलब लोन को क्या करेगी, लोन को कलेक्ट करेगी, लोन को कलेक्ट करेगी और डिपॉजिट को रीपे करेगी, डिपॉजिट को रीपे करेगी। यही तो कंपनी के पास बच गया ऑप्शन, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब जो भी टाइम लगाया था कंपनी ने, कंपनी के डायरेक्टर्स ने, ओनर्स ने, वो सब का सब वेस्ट हो गया। सोचा था इन्वेस्ट की वजह कि इन्वेस्ट करेंगे, और हो गया वो वेस्ट। अब हमारे पास इन सारी स्टोरी में, इन सारी बातों में एक बात समझ में आई कि कंपनी ने कुछ लोगों से एक अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप किया होगा, एक अच्छा, अगर कंपनी की नीयत साफ थी, कंपनी अच्छे से वर्किंग कर रही थी, चलो ये तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, उसकी वजह से कंपनी एक मतलब बैकफुट पे जा रही है, लेकिन कंपनी ने अगर अच्छे से काम किया होगा तो अपने मेंबर से ट्रस्ट तो बिल्डअप किया होगा ना, उनका दिल तो जीता होगा ना, है ना। अगर यहाँ पे ट्रस्ट की बात आती है तो उनमें से, उन मेंबर्स में से हम क्या कर लेंगे, कुछ मेंबर्स इकट्ठे कर लेंगे जो हमारे सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस में इन्वेस्ट करने के काम आएंगे। क्योंकि अभी तो जैसे NDH 4 रिजेक्ट हुआ, कंपनी जीरो हो गई, निधि कंपनी जीरो हो गई, ठीक है। तो जो मेंबर्स थे हमारे, जिन्होंने पैसा लगाया था, डिपॉजिट किया था कंपनी में, FD की थी, RD की थी, कुछ तो किया ही होगा ना, है ना, सेविंग अकाउंट ओपन कराया होगा, कोई तो काम किया होगा। हमें लगता है कि ये पर्सन ऐसे थे तो कि ये हमारा अच्छा सपोर्ट हमें कर सकते हैं। अब सीधी सीधी बात है कि अब हमें करना क्या है कि सेक्शन 8 कंपनी को हमने रजिस्ट्री करना है। सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस सब्जेक्ट से हमें क्या करना है,
रजिस्टर करना है, क्योंकि अब हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, क्योंकि इंडेज 4 हमारा रिजेक्ट हो चुका है, हम उस स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा हमने करना क्या है। सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस को अपन क्या करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। बात समझ में आई। अब सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस को जब रजिस्टर्ड करेंगे तो हमें ये देखना है कि किन किन जो कितने कितने लोग हमारे पास हैं जो हमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेनली हम 10 to 15 पीपल की अगर एवरेज लगा, मतलब देखो अगर डायरेक्टर भी किसी को बनाते हैं ना तो कंपनी कितने लोगों को डायरेक्टर बना सकती है, 15 लोगों को। तो हम 15 लोगों को यहाँ पे लेते हैं। तो अगर कंपनी को डायरेक्टर बनाना तो हम मेनली 15 लोगों को डायरेक्टर बनाएंगे सेक्शन 8 कंपनी के अंदर। ठीक है, इसमें मैं मानता हूँ कि भाई 10 लोग हम बाहर से ढूंढें अच्छे, जो मतलब आउटसाइडर पर्सन है, हम डायरेक्टर बना रहे हैं, तो 10 पीपल वो ले लें और 5 पर्सन हम अपने नोन पर्सन ले लें जो हमारे हैं। ठीक है, या फिर ऐसा सोच लें कि हम 10% तो ऐसे ढूंढ लें जो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो सकते हैं। ठीक है, और 5% हम ऐसे ढूंढ लें जो बेसिकली हमारा 5-5 लाख रुपए तक का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो ऐसा करने से कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए यहाँ से आएगा और 25 लाख रुपए यहाँ से आएगा। अब यहाँ पे आपको ना मतलब ऐसा पर्सन नहीं ढूंढना है जो आरडी कराएगा, जो आरडी कराएगा। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट है ना, जो 1000 रुपये महीना, 5000 महीना, 2000 महीना, 500 महीना ऐसा होता है, वो नहीं चाहिए अपने को। अपने को वो चाहिए जिसके पास 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, 5 लाख रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, उन्हीं पर्सन को हम डायरेक्टर बना रहे हैं कंपनी के अंदर। तो ये अपने पास 10 लोग तो ऐसे हैं जो 10-10 लाख रुपए लगाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि भाई कंपनी अपने बनाए 200 मेंबर भी पूरे किए होंगे, तो 200 लोग तो आपके पास है ना लिस्ट में कम से कम एटलीस्ट, अगर आपने कंडीशंस को मतलब मीट आउट किया है तो 200, 300, 400, 500, 1000 लोग भी कंपनी, 5-5 लोग भी कंपनी में मतलब मेंबर्स हैं कुछ निधि कंपनीज में। तो अब 10 लोग हमने ढूंढने जो क्या करेंगे, 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। फालतू करते एक्स्ट्रा करते तो अच्छी बात है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा अपने को इसमें काम करने में मजा आएगा। तो ऐसा करके कंपनी के पास 1 करोड़ 25 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पैसे को हम आगे लोन में लगाएंगे, डिवाइड उसको बांटेंगे और उसी से हम इंटरेस्ट कमाएंगे। तो ये सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हम सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर हमें शिफ्ट होना है तो इस मेथड को हम यूज़ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको डूबने से बचा सकते हैं। ठीक है, हमने सारे डिपॉजिट होल्डर्स का मेंबर्स का पेमेंट भी वापस कर दिया और कुछ डिपॉजिट होल्डर्स ऐसे ढूंढे जिनको हमने कंपनी में क्या बना लिया, डायरेक्टर बना लिया। अब हमने इन लोगों को डायरेक्टर बनाया है, अब इन लोगों के रिलेटिव भी तो होंगे, और रिलेटिव की कोई डेफिनेशन तो है लेकिन लिमिट नहीं है। ठीक है, लिमिट नहीं है। ठीक है, तो रिलेटिव की डेफिनेशन तो है बट लिमिट नहीं है, तो नो लिमिट। यहाँ पे आप जो इनके 10 लोगों के 10 लोग जो डायरेक्टर हैं, 15 लोग जो डायरेक्टर हैं, इनके रिलेटिव्स हैं, उनसे भी अपन पैसा इन्वेस्ट करा सकते हैं। तो बिजनेस 2.5-3 करोड़ तक का आसपास आराम से जा सकता है, हो सकता है ज़्यादा भी चला जाए। तो इस तरीके से आप सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस में शिफ्ट कर सकते हो अपने निधि बिजनेस को ईजी वे में, है ना। और कोई वे मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा कोई ईजी वे होगा शिफ्ट करने का। ऐसा देखो, अब यहाँ पे मॉडल की अगर बात करें तो निधि का जो मॉडल है और जो सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसका जो मॉडल है वो दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि निधि जो लोन दे सकती है, निधि तो एक तो डिपॉजिट ले सकती है, ठीक है, सेक्शन 8 डिपॉजिट नहीं ले सकती। ठीक है, निधि जो लोन देती थी वो कौन से लोन देती थी, सिक्योर्ड लोन्स, और ये जो कंपनी है वो कौन से लोन देगी, अनसिक्योर्ड लोन। तो ये जो डिफरेंस है ये तो रहेगा ही, मॉडल तो दोनों का अलग अलग है। ठीक है, अब हम जब इस मॉडल में शिफ्ट हो जाएंगे तो हमें लोन तो अनसिक्योर्ड देना ही पड़ेगा, वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। हालांकि सिक्योर्ड लोन जो है कंपनी, ये जो सेक्शन 8 कंपनी है तो लोन ले सकती है कंपनी, बिल्कुल ले सकती है। तो कंपनी जो लोन लेगी कौन से लोन ले सकती है, अनसिक्योर्ड ले सकती है क्या भाई? कंपनी लोन तो देगी, वो अनसिक्योर्ड ही देगी, तो लेगी कौन से, अनसिक्योर्ड लेगी ना, अनसिक्योर्ड भी लेगी, सिक्योर्ड भी लेगी। हाँ, कंपनी तो सिक्योर्ड भी ले सकती है लोन, तो क्लियर हुई बात। कंपनी सिक्योर्ड लोन भी ले सकती है और अनसिक्योर्ड भी ले सकती है। तो यहाँ पे तो हम यहाँ से तो हमारा क्या आया, पैसा डायरेक्टर लोन की फॉर्म में पैसा आ गया। यहाँ से कंपनी सिक्योर्ड लोन भी, अगर इनकी प्रॉपर्टी, इनके डायरेक्टर के पास प्रॉपर्टी अच्छी है तो बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकती है। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन फंडिंग का यहाँ पे आ जाता है सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस के अंदर। तो अल्टीमेटली अगर हमें निधि कंपनी को सेक्शन 8 में शिफ्ट करना है तो निधि को पेड ऑफ करके उनमें से कुछ ऐसे लोग ढूंढें जो बेसिकली हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हैं। क्लियर, हमारा खुद का कैपिटल तो है ही, हमारा खुद का पैसा तो है ही, हम तो डायरेक्टर कंपनी में बने रहे हैं, हम अपना पैसा कितना लगा रहे हैं वो देख लें। बाकी का जो पैसा हम ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढें जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। और इसमें एक फ़ायदा है,
बेनिफिट क्या है कि हमें अब बहुत सारे डिपॉजिट होल्डर को इकट्ठा नहीं करना है, 200 मेंबर्स की कंडीशन को पूरा नहीं करना है, ठीक है। इजीली हम ऐसे लोगों को ढूंढना है जो 10-10 लाख रुपए हम अपनी कंपनी में लगा सकते हैं, 5-5 लाख रुपए अपनी कंपनी में लगा सकते हैं, उन लोगों को कलेक्ट करना है और उनको कंपनी में डायरेक्टर बना करके सब मिल बांट के खाओ ना, है ना। हम ये क्यों सोचें कि उस पर्सन को मुझे डायरेक्टर नहीं बनाना है। ऐसे विश्वास के आदमी जो मतलब इतने टाइम हमें काम करते हुए हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई ट्रस्ट बिल्डअप तो हुआ है, और जब ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब इतने प्रॉब्लम नहीं आते कि आप बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बिजनेस सर्वाइव हो जाएगा। बस आपको मॉडल चेंज करना है, स्ट्रक्चर चेंज करना है, निधि टू माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 में आपको कवर करना है, बिजनेस को शिफ्ट करना है, कन्वर्ट करना है। क्या एक और बेनिफिट इसके अंदर है, बेनिफिट वो है कि भाई कोई भी कंपनी अगर सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस मतलब बिजनेस करती है, लेंडिंग करती है, तो अप टू 26% पर एनम तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने कस्टमर से चार्ज कर सकती है। लेकिन निधि में ऐसा क्या था, निधि का रेट जो था आप वो डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड करता था। किसके ऊपर डिपेंड करता था? डिपॉजिट के ऊपर। डिपॉजिट बेसिकली आप डिपॉजिट के ऊपर 12% तक का मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने मेंबर्स को एलोकेट कर सकते थे। मैक्सिमम 12% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निधि कंपनी में अपने मेंबर्स को दे सकते थे। अगर आपको लोन के रेट की इसकी डिटेल निकालनी है तो लोन रेट जो था आपका, वो आप जितने भी आप मतलब डिपॉजिट पे रेट ऑफर कर रहे हो उसके अंदर आपको 7.5% ऐड कर देना था, तो टोटल आपकी निकल के आनी थी लोन की रेट। तो अगर मैं 12% के हिसाब से भी क्या करता हूँ, डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफर करता हूँ अपने मेंबर्स को निधि के अंदर, तो अगर मैं उसमें 7.5% ऐड करता हूँ तो 19.5% मेरा मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन के ऊपर मैं अपने कस्टमर से चार्ज कर सकता था लोन के ऊपर, ठीक है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस में क्या है, अप टू 26%, है ना, 26% तक का आप पर एनम के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में लोन के ऊपर चार्ज कर सकते हो अपने मेंबर्स से, अपने कस्टमर्स से, ठीक है। और रही बात, मेंबर्स नहीं बनाना पड़ेगा आपको कोई भी, निधि में मेंबर बनाना पड़ता था आपको, बार बार मेंबर बनाओगे, बार बार कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल बढ़ेगा तभी तो, क्योंकि आप शेयर होल्डिंग दे रहे हो ना उसको, एक 100 रुपये का शेयर भी दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो 100 रुपये कैपिटल आपको दे रहा है, तो जैसे कैपिटल देगा तो आपको कैपिटल इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं है कि आपको मेंबर बनाना नेसेसरी है, मैंडेटरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे ईजी वे में और कंप्लायंसेस अकॉर्डिंग टू निधि अगर बात की जाए आज की डेट में, तो वो इजी कंप्लायंस है। आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बार बार NDH 4 का इशू नहीं आएगा, NDH 3 का इशू नहीं आएगा, NDH 1 का इशू नहीं आएगा, तो ये इश्यूज़ नहीं आएंगे आपको, क्योंकि ये NDH 3, 1 और जो 4 हैं बेसिकली ये निधि के ऊपर एप्लीकेबल है, ना कि सेक्शन 8 के ऊपर एप्लीकेबल है। क्लियर? ठीक है।